हेलो डियर व्यूअर्स, मैं हूं मधु और स्वागत है आपका मेरे चैनल ट्विंस मामा में। अगर आप मेरी रेगुलर व्यूअर हैं फिर तो आपको पता होगा कि पिछले वीडियो में मैंने बात की थी व्हाई देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन जेस्टेशनल एज एंड फीटल एज। अगर आप नए व्यूअर हैं तो काइंडली इस वीडियो को देखिए, आपको समझ आ जाएगा ये डिफरेंस क्यों होता है आपकी अल्ट्रासाउंड स्कैन रिपोर्ट में। आज मैं बात करने वाली हूँ इसी डिफरेंस के कुछ कारणों के बारे में। जैसा कि आप देख सकते हैं इस अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट में, ये मेरा फर्स्ट ट्राइमेस्टर का पहला अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट है। इसमें जेस्टेशनल एज और फीटल एज में एक डिफरेंस दिख रहा है ऑलमोस्ट ऑफ 1 वीक। मेरे ट्विन बेबीज थे, सो 2 बेबीज के एज का एक हिसाब दिखाया जा रहा है। अगर आपका सिंगलटन बेबी होगा तो यहाँ पे एक ही वैल्यू होगा। मेरे केस में फीटल एज ज़्यादा था एज कम्पेयर टू जेस्टेशनल एज ऑन द फर्स्ट अल्ट्रासाउंड स्कैन रिपोर्ट। सो इसके क्या कारण हो सकते हैं ये मैं आपको बताऊंगी। मेरे केस में ये डिफरेंस सिर्फ 1 हफ्ते का था तो वो बहुत नॉर्मल होता है। 2 हफ्ते तक का डिफरेंस नॉर्मल माना जाता है और ये यूजुअली होता है बिकॉज ऑफ अ इरेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल, या फिर आपकी कैलकुलेशन में कोई कमी रह गई, या फिर कोई मिसकैलकुलेशन हो गया बिकॉज ऑफ अ शॉर्टर और लॉन्गर मेंस्ट्रुअल साइकिल। लेकिन अगर ये डिफरेंस 2 वीक्स से ज़्यादा का है तब क्या कारण हो सकते हैं, बात करते हैं इस बारे में। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में अगर आपको दिख रहा है कि ये जो जेस्टेशनल एज और फीटल एज का डिफरेंस बहुत ज़्यादा है, तो हो सकता है आपके पीरियड्स बहुत इरेगुलर है। अगर आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल इरेगुलर है तो 28 दिन के मेंस्ट्रुअल साइकिल में 14वें दिन को ओव्यूलेशन होता है, 14वें दिन के आसपास। अगर आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल बहुत लंबा है, बहुत छोटा है, या हमेशा इरेगुलर रहता है, कभी 28 दिन में आ गया, कभी 32 दिन में आ गया, कभी 35 दिन में आ गया, तो ऐसे में आपका डे ऑफ ओव्यूलेशन का पता लगाना मुश्किल रहता है। तो कंसेप्शन कब हुआ ये श्योर नहीं होता। तो ऐसे में एलएमपी द्वारा किया गया एक्सपेक्टेड ड्यू डेट का कैलकुलेशन शायद मिस कैलकुलेट हो जाए, और हो सकता है डॉक्टर को लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड का पहला डेट बताते हुए उनमें कोई गलती हो गई हो। सो ऐसे केस में ये डिफरेंस दिख सकता है। तब क्या किया जाता है, जो भी फीटल एज है उसको कंसिडर किया जाता है फॉर द रेस्ट ऑफ द कैलकुलेशंस ड्यूरिंग द एंटायर प्रेगनेंसी पीरियड। दूसरे ट्राइमेस्टर में अगर आपके बेबी का फीटल एज जेस्टेशनल एज के मुकाबले 2 हफ्ते से ज़्यादा हो तो इसका रीज़न हो सकता है जेस्टेशनल डायबिटीज़। ऑलरेडी मेरे चैनल में एक डेडिकेटेड वीडियो आपको मिल जाएगा रिगार्डिंग जेस्टेशनल डायबिटीज़। जेस्टेशनल डायबिटीज़ का कॉम्प्लिकेशन, वन ऑफ द मेन कॉम्प्लिकेशन होता है कि बेबी का साइज़ बहुत बड़ा हो जाता है, और ऐसे में आगे जाकर 3rd ट्राइमेस्टर में भी कई परेशानियां आती हैं। सो इस बारे में आप उस वीडियो को देखेंगे तो ज़्यादा अच्छे से आपको समझ आएगा। 3rd ट्राइमेस्टर पहुँचते पहुँचते तब भी अगर बेबी का साइज़ जेस्टेशनल वीक्स के या फिर जेस्टेशनल एज के मुकाबले 2 हफ्ते से ज़्यादा बड़ा रहे, ऐसे में हो सकता है कि आपको सी सेक्शन के थ्रू ही डिलीवरी करवानी पड़े। सी सेक्शन एक मेजर एब्डोमिनल सर्जरी है, जैसा कि मैं अपने सारे वीडियोस में कहती आई हूँ। मैंने खुद भी ये महसूस किया है कि उससे रिकवरी बहुत मुश्किल रहता है। सो प्रोवाइडेड योर डॉक्टर फील्स कि किसी मेडिकल कॉम्प्लिकेशन की वजह से आपको सी सेक्शन करवाना चाहिए, फिर कोई बात नहीं, आप उसके लिए जा सकती हैं। लेकिन अगर पॉसिबल हो तो आपको हमेशा नॉर्मल डिलीवरी ही चूज़ करना चाहिए। तो बेबी का साइज बड़े होने की वजह से आपको सी सेक्शन करवाना पड़ सकता है, ये एक कॉम्प्लिकेशन आप समझ सकते हैं। ये बात हो गई अगर बेबी का साइज बड़ा हो। अब अगर बेबी का साइज यानी फीटल एज जेस्टेशनल एज के मुकाबले 2 हफ्ते से ज़्यादा कम हो, इसका मेन रीज़न हो सकता है कि बेबी को पर्याप्त मात्रा में न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा। न्यूट्रिशन कैसे जाता है बेबी तक? ब्लड के थ्रू जाता है। तो इसके 3 रीजंस हो सकते हैं। पहली बात है कि जो अम्बिलिकल कॉर्ड है, अम्बिलिकस के थ्रू जो भी ब्लड जा रहा है बेबी तक, उसमें ही पर्याप्त मात्रा में ब्लड नहीं जा रहा, तो न्यूट्रिएंट ना मिलने की वजह से बेबी का ग्रोथ कम होता है और इंट्रायूटेराइन ग्रोथ रेस्ट्रिक्शन हो सकता है। दूसरी बात है अम्बिलिकल कॉर्ड सही है लेकिन प्लेसेंटा में कोई गड़बड़ है। सो प्लेसेंटा अच्छे से काम ना कर रहा हो तो वो पास या ट्रांसफर नहीं करेगा एडिक्वेट अमाउंट ऑफ ब्लड को टुवर्ड्स द बेबी। ब्लड से बेबी को जो न्यूट्रिएंट मिलना चाहिए था वो नहीं मिल रहा, और इसकी वजह से बेबी की ग्रोथ अच्छे से नहीं हो रही। तीसरा रीज़न हो सकता है कि माँ खुद ही अच्छे से डाइट नहीं ले रही है, तो जितना न्यूट्रिशन माँ को ब्लड के थ्रू बेबी तक पहुँचाना चाहिए वो ही पर्याप्त नहीं है। तो ऐसे केस में भी हो सकता है कि इस दौरान बेबी को इंट्रायूटेराइन ग्रोथ रिटार्डेशन या रेस्ट्रिक्शन रही। एक एडिशनल रीज़न हो सकता है कि आपके गर्भ में ट्विंस या मल्टीपल्स पल रहे हैं। ऐसे केस में
जो फीटल एज है वो जेस्टेशनल एज के मुकाबले कम होना ये काफ़ी आम बात होता है। मेरे खुद के बेबीज़ के केस में भी ट्विन ए का IUGR डिटेक्ट हुआ था, जिसकी वजह से मुझे सी सेक्शन करवाना पड़ा था डॉक्टर्स के एडवाइस पे। अगर आपने मेरे प्रेगनेंसी जर्नी के वीडियोस देखे होंगे तो फिर आपको पता ही होगा, ना देखे हो तो आप एक बार देखिए, आपको आइडिया हो जाएगा कि प्रेगनेंसी का पूरा स्पैन कैसे होता है, कौन कौन से टेस्ट होते हैं इसमें, किस तरीके के कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं, ये सब कुछ। अब बावजूद इन रीजंस के कुछ ऐसा केस भी हो सकता है जब ब्लड सप्लाई सही हो, माँ अच्छे से खाना खा रही हो, कोई ट्विंस या मल्टीपल्स का इश्यू ना हो, लेकिन बेबी का साइज ही छोटा हो। मतलब दुनिया में अब सारे लोग बराबर साइज के तो नहीं आते, कुछ काफ़ी दुबले पतले से या कम हाइट के होते हैं, तो मे बी ऐसा हो सकता है कि योर बेबी इज़ ऑफ दैट मॉर्फोलॉजी, इसीलिए ये छोटे साइज का है। सो आपके डॉक्टर्स ही ये डिसाइड कर सकते हैं कि वेदर आपका कंडीशन कोई चिंता की विषय है या नहीं है। सो अपने डॉक्टर्स पे ट्रस्ट कीजिए, इन सारे नॉलेज को रखना बहुत अच्छा होता है। एक मदर के लिए वेल इन्फॉर्म्ड रहना बहुत ज़रूरी है। साथ ही मैं ये कहूँगी, बीइंग अ मेडिको माई सेल्फ, कि अपने डॉक्टर पे भरोसा रखें। मैं एक फिजियोथेरेपिस्ट हूँ, लेकिन अपनी पूरी प्रेगनेंसी के दौरान मैंने अपने गायनेकोलॉजिस्ट से कभी कोई क्रॉस क्वेश्चनिंग एज सच नहीं की, बिकॉज मुझे पता था ही इज़ मोर नॉलेजेबल इन दिस मैटर देन मी। सो मुझे कुछ बातें समझ में आ जाती थी, कुछ नहीं आती थी, लेकिन उनकी बातों का मैंने हमेशा मान रखा, उनके डिसीजंस में हामी भरी, और इसकी वजह से एक ट्विन हाई रिस्क प्रेगनेंसी को मैंने अच्छे से पार किया। तो मैं आपसे भी यही कहूँगी और उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहा हो। अपने स्कैन रिपोर्ट्स में इस तरीके का कुछ अगर आप डिफरेंस देखती हैं तो एक अंदाज़ा लगा सकती हैं कि ये चिंता की विषय है या नहीं, और आपके डॉक्टर्स तो होंगे ही, उनसे ये बात पूछ सकती हैं आप। अगर आपको लगता है मेरे चैनल के कंटेंट्स अच्छे हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लिंक को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर भी कीजिए। Thank you so much for watching the video. See you soon. Till then, take good care.